माँ जी, आप भी एक घर अपने दहेज में नहीं लाई। 10 बरस बीत गए जब लता अपने घर यानी अपने ससुराल लौट रही थी। मन के सारे कड़वाहट को दूर करके एक बार फिर से उस आंगन में कदम रखने जा रही थी जहां एक समय पैर ना रखने की कसम खाई थी। ट्रेन में बैठे बैठे उसका मन अतीत की यादों में घूमने लगा। आज के बाद तुम मेरे घर में पैर नहीं रखोगी, ये मेरा घर है, तुम दहेज में नहीं लाई। और लता ने शायद पहली बार पलटकर जवाब दिया था, माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। ये घर मेरे भी पति का है, उस हिसाब से ये मेरा भी घर हुआ। बस। लता की सास ने ये बात सुनकर अपना छाती पीट लिया। कैसी बहू आई है, बिल्कुल निर्लज, बिल्कुल शर्म नहीं है। निकालो इसको यहाँ से। मेरे पति की कमाई खाती है और मुझसे ही जबान लड़ाती है। लता बस रोए जा रही थी। मन में भरे बहुत दिनों से कड़वे दर्द को आज निकाल दिया। अब उसने भी सोच लिया था, अब नहीं रहेगी ऐसे ससुराल में जहाँ रोटी तो मिलती है पर इज्जत नहीं मिलती। गलती क्या है उसकी? दहेज कम लाई, उनके रिश्तेदारों के लिए मन लायक जेवर और उपहार नहीं लाई, महंगा गिफ्ट नहीं लाई। कुछ बातें लता के कानों में तीर की भांति चुभती थी। अरे किस्मत फूट गई, लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया और बीमार लड़की हमारे गले बांध दी। शादी के तुरंत बाद लता को चिकनगुनिया हो गया था। उसके पैरों में हमेशा दर्द रहता था, फिर भी वो अकेले सारा काम करती रहती थी। पर लता की सास हमेशा उसकी कमियां निकलती रहती थी और कहती रहती थी, मेरी बहू काम ना करना पड़े इसलिए दर्द का हमेशा बहाना बनाती रहती है। अभी लता के पति की नौकरी भी नहीं लगी थी, वो अभी अपने पापा पर निर्भर था। क्योंकि लता की दादी सास कुछ दिनों की ही मेहमान थी, उनकी पोता बहू देखने की आखिरी इच्छा के कारण जल्दी से नीरज का शादी करा दिया गया था। जबकि नीरज की जब तक अच्छी नौकरी ना लगे शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। एक पुरखों का बनाया हुआ घर था और नीरज के पापा की सरकारी नौकरी थी, पर दादी सास की आखिरी इच्छा वही तक नहीं थी। जल्दी ही परपोता और परपोती देखने की इच्छा दादी सास के मन में जाग उठी। लता बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि जब उसके पति की कोई बढ़िया नौकरी लग जाए तब वो आगे परिवार बढ़ाने का सोचे, क्योंकि कुछ दिनों में ही उसे एहसास हो गया था कि वो अपने सास ससुर पर आश्रित है। पर किस्मत कहीं भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने कुछ सोचा और अपने पति से बात की। सुनिए जी, क्या मैं कहीं नौकरी देखूं? पर तुम कैसे करोगी? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, पर जब तक किसी एक की नहीं लगती दूसरे को तो करना पड़ेगा ना। मैं अच्छा ढूंढ रहा हूँ ना, कहकर नीरज धैर्य देता रहा। इधर लता के ससुर जी अपनी बहू से नौकरी करने को राजी नहीं हुए। लता के पति ने छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और कुछ समय बाद लता माँ बनने वाली थी। बहुत बहुत बधाई हो वीणा जी, मिठाई खिलाओ, अब तो दादी बनने वाली हो। हाँ रे, पोता होगा तो जरूर मिठाई खिलाऊंगी। लता को लगा सारे सपने तो उसके एक जिम्मेदार बहू बनने में ही चले गए। एक आस जागी कि शायद पोता का मुंह देखकर उसकी सास का रवैया थोड़ा ठीक हो जाए, पर यहाँ तो हर छोटी छोटी बात पर उसे ताना दिया जाने लगा। वीणा जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी लता को नीचा दिखाने की। उसके कपड़े से लेकर गहने से लेकर उसके खाने पीने दवा हर चीज का खर्च गिनने लगी। नीरज हमेशा उसे चुप रहने को ही कहता था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात खटकती थी कि लता के साथ अच्छा नहीं हो रही है, पर कुछ बोल नहीं पाता था। वीणा जी की हिम्मत और बढ़ती गई। हद तो तब हो गई जब उनके यहाँ पोती ने जन्म लिया और वीणा जी दवाई के खर्च, अस्पताल के खर्च, खाने के खर्च और तो और लता के खाने के और उसकी बेटी के दूध के खर्च का भी हिसाब
लगाने लगी। एक दिन ऐसे ही लता अपनी बीमार नन्ही सी बेटी को अस्पताल इलाज के लिए ले गई थी। जब लौटी तो आ गई, खुद तो बीमार थी, बेटी भी जन्मी तो वो भी बीमार निकली। माँ कैसी बातें कर रही है आप, नीरज ने कहा। और क्या, इसकी बीमारी में कम खर्च हुआ जो अब इसकी बेटी तू खर्च करेगा। माँ वो मेरी भी बेटी है और आपकी पोती। कैसी है रे तू, मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दी, मेरी ही कमाई खाती है और मुझसे। माजी आप लोग हमसे बड़े हैं, इनकी स्थिति आप सबसे छुपी नहीं है। याद करिए आपने ही कहा था एक पोता का मुंह बस दिखा दो, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ कहा था, पर पोता के लिए, लड़की के लिए नहीं, वो भी बीमार। इससे अच्छा तो होता जन्म लेते ही मर जाती। माजी, लता गुस्से से बोली। मातृत्व का दर्द बाहर झलक पड़ा। एक शब्द मुंह से अब मेरी बेटी के लिए नहीं निकालिएगा क्या। मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही निकल जा मेरे घर से। लता ने भी कह दिया। माजी आप भी एक घर अपने दहेज में नहीं लाई, जैसे आपका है वैसे ही मेरा भी है। लेकिन आगे परिस्थिति इतनी बदतर होती चली गई कि अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए फिर लता अपने पति के साथ शहर आ गई। धीरे धीरे सब सीखकर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने सपनों को पूरा करने लगी। साथ ही और लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी कि हर लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का पूरा हक होता है। अचानक ट्रेन की आवाज कम होने से लता के विचारों को भी ब्रेक लगी। मम्मी हम कब पहुंचेंगे दादी के यहाँ। बस कुछ घंटे और। समय बदल चुका था। लता ने अपना दाई पैर बढ़ाया ही था कि उसे अपना वो दिन याद आ गया जब उसकी सास वीणा जी चावल से भरा कलश ले आई थी। घर की दीवारों पर उसके हाथों की छाप धुंधली पड़ चुकी थी। आंगन सूना पड़ा था। बरसों पहले लता बैठकर ढेर सारा बर्तन साफ करती थी। अचानक लता को याद आया, निकल जा, ये मेरा घर है। लता के आंखों से आंसू थम नहीं जा रहे थे। पर ये तो उसका अपना घर है। पर उसकी आंखें अपनी सास को ढूंढ रही थी। देवर देवरानी अब दूसरी जगह बस चुके थे। अब घर की एकमात्र मालकिन खटिया पर पड़ी थी। घर की दीवारें मानो चीख चीख कर कह रही थी, लता ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। वीणा जी अपने शरीर से लाचार हो चुकी थी। लता को देखकर उनकी आंखें शर्म और पश्चाताप से भीग चुकी थी। लता ने दौड़कर अपनी सासू माँ के पैर छुए। वीणा जी के मुंह से बोल फूट पड़े, बहू लता अब तो छोड़कर नहीं जाएगी ना, मुझे माफ कर दे। देख मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, नहीं जाएगी ना। तभी उसके ससुर जी घर से अंदर से आते हुए बोले, बधाई हो नीरज की माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी लौट आई। हाँ जी, मेरे घर की लक्ष्मी लौट आई है, अपने साथ उजाला लेकर। तभी नीरज ने कहा, ओ उजाला है कहाँ। तभी उजाला आकर दादी के गले लग गई और वीणा जी अपनी पोती पर प्यार लुटाने लगी। 10 बरस के बाद फिर से घर की दीवारें चमक उठी।